रिसाली वार्ड 11 के पार्षद एवं निगम सभापति केशव बंछोर ने राजनीति की शुरुआत कैसे की और निगम सभापति बनने तक के सफर को प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत के साथ साझा किया। देखे और सुने उनके यहां तक पहुंचने की कहानी को नेता नामा के खास प्रोग्राम में। नगर निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो राजनीतिक में किसको देखकर आए और कैसे उनका रुझान हुआ। सर, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है और ये बताइए दर्शकों को कैसे राजनीतिक में आने का आपने सोचा और कौन है प्रेरणा स्रोत जिसको देखकर आप आए। हम लोग स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही सोशल वर्क में लगे रहते थे। खेलकूद के विभिन्न आयोजन, श्रमदान, स्काउट वगैरह में हम लोग लगे रहते थे। शुरू से मेरा रुझान था समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों के का मदद करने का हमेशा एक ध्येय रहता था। उसी में चलते चलते हम लोग विभिन्न संगठनों में रहे, जिसमें युवा कांग्रेस के माध्यम से हम लोग कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से जुड़े। भिलाई नगर युवा कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष रहा शुरुआत में सन 1994-95 में। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में काम करते करते राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2010 में पार्षद भिलाई नगर निगम के रूप में सक्रिय रूप से हो गई। कैसे लगा कि पार्षद बनना चाहिए? मेरे मित्रों ने कहा कि ओबीसी आरक्षण आया है, आप चुनाव लड़ लो। तो मैंने भी हामी भर दी, लड़के देखते हैं क्या होता है। हम लोग टाउनशिप के लोग हैं। टाउनशिप में बहुत विशेष राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रहती आई है, फिर भी नगर निगम बना। भिलाई टाउनशिप भी नगर निगम में आया और चुनाव हुए तो हम लोग सक्रिय रूप से पार्षद के रूप में नगर निगम में चुन के आ गए। एक चीज देखा जाता है आपके साथ ये हुआ कि ना तो पोस्टर लगाते हैं आप, ना तो तामझाम, फिर कैसे जनता आपको जिता देती है? मैंने बताया ना, शुरू से मेरा और मेरे साथियों का रुझान समाज सेवा में और विभिन्न आयोजन हम लोग शुरू से करवाते हैं स्कूल के जमाने से। कॉलेज तो बाद में, स्कूल के जमाने से हम लोग विभिन्न आयोजन शहर में करवाते आए। हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट मरुदा सेक्टर में आयोजित किए। हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल हमारा जो है हॉकी, उसका लगातार 5 से 7 वर्षों तक स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हम लोगों ने करवाए। मरुदा क्षेत्र में आनंद मेला का आयोजन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, ड्राइंग कंपटीशन, ये सब हम लोग करते करवाते रहे हैं शुरू से, स्टूडेंट लाइफ से। तो उसके बाद युवा कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ गए और राजनीति में पदार्पण हो गया उस तरीके से। घर का माहौल तो कभी राजनीतिक रहा नहीं आपका, अभी भी शिक्षा के से क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे सामंजस्य कैसे बना पाते हैं कि घर परिवार का, क्योंकि समय तो रहता नहीं है, नेता जो बनता है वो समय का बड़ा अभाव रहता है, घर परिवार वाले संतुष्ट नहीं रहते क्योंकि उनको समय नहीं देते, कैसे एडजस्ट करते हैं फिर? मेरे साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों का 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार, माताजी पिताजी भी साथ में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार होने के कारण किसी एक के नहीं रहने से जनरली काम प्रभावित नहीं होते परिवारजनों के। इसलिए मेरे साथ आसानी भी रही संयुक्त परिवार से होने के कारण। आज भी हम लोग तीनों भाइयों का परिवार, माता पिता सब हम लोग साथ में ही रहते हैं, इसलिए आसान रहा मेरे लिए करना। पत्नी और बच्चे को तो समय का बड़ा दिक्कत होता है, वो तो नाराज होते होंगे कभी कि जब देखो तब नेतागिरी में रहते हो, हमको तो समय नहीं दे पाते, उस समय कैसे करते हो? हाँ, उस समय क्षमा मांग लेता हूँ। और मैंने बताया ना, संयुक्त परिवार होने के कारण पारिवारिक कोई आयोजन है तो मेरे नहीं रहने के बाद भी, मेरे उपस्थित नहीं रहने के बाद भी मेरे बच्चे, पत्नी, वो लोग हो आते हैं अन्य परिजनों के साथ, और कोई भाई लेके चला गया कार्यक्रम में, तो उतना मेरा नहीं रहना किसी को वो नहीं होता, प्रभावित नहीं करता परिवार में।
रिसाली नगर निगम बना भिलाई से कटकर, सभापति की जिम्मेदारी मिली। सभापति का एक बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष को दोनों को लेके चलना, दोनों का सुनना। तो कैसे सामंजस्य कैसे बना पाते हैं कि दोनों की बातें को भी सुनना है, क्योंकि नाराजगी रहती कि सभापति हमको बोलने नहीं दिया, जल्दी खत्म कर दिया, ये सब बातें रहती है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ रिसाली नगर निगम, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 दिसंबर में। 2019 दिसंबर में 26 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और भिलाई नगर निगम से हमारा रिसाली एरिया अलग होके एक स्वतंत्र नगर निगम के रूप में अस्तित्व में आया। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के यशस्वी मंत्री, वो हमारे मार्गदर्शक और अग्रज हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और उनके कारण ही वो निगम अस्तित्व में आ पाया, रिसाली नगर निगम। उससे पहले हमारा क्षेत्र, रिसाली क्षेत्र, विकास के मामले में बाकी भिलाई के मुकाबले पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो रिसाली नगर निगम अस्तित्व में आया। उसके पश्चात अभी हमारी पहली सामान्य सभा 19 जनवरी को होने जा रही है। उसके पहले बजट बैठक के रूप में सभा हुई थी, क्वांटिफाइबल डाटा के लिए सभा हुई थी और विशेष ऐसा कोई सभा हुआ नहीं था। पहली बार सभा होने जा रही है। हम लोग पूरा संतुलन बनाते हुए, पूरा विधि पूर्वक, कल समय था 4 बजे तक का कि सभी पार्षदों को 2-2 प्रश्न पूछने के लिए पत्र गया हुआ था। प्रश्न लगाए भी हैं। अभी तो मैं देख नहीं पाया हूं क्या कितने प्रश्न आए हैं, पर जानकारी मिली है कि 27 से 30 प्रश्न लगभग आए हैं और तत्कालिक भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मौका सभी को देना है, ऐसी हमारी इच्छा है। और हमारे सभी पार्षद भी चाहते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर मिले। पहली बार सामान्य सभा हो रही है। हमारे यहाँ 40 वार्ड है, जिसमें से 27 कांग्रेस के पार्षद हैं। सभी के लिए नया है, पहली बार हो रहा है। सभी लगभग नए लोग हैं, 2 को छोड़ के, 2 और मैं 3 को छोड़ के जितने पार्षद हैं पहली बार सामान्य सभा में रहेंगे, देखेंगे। तो सभी को उम्मीद है और सभी चाहते हैं अपनी बातों को रखना सभा के माध्यम से, तो सभी को भरपूर मौका दिया जाए, ऐसी हम लोगों की सोच है। देखा जा रहा है कि अभी राजनीति में नेताओं का, पार्षदों का अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। रिसाली में बेलगाम हो गए हैं अधिकारी, ऐसा आरोप लगते रहता है। सत्ता पक्ष भी लगाता है और विपक्ष भी लगाता है। तो क्या कारण मानते हैं कि अधिकारी ज्यादा हावी हो गए हैं रिसाली में, जो सुनते नहीं, जनप्रतिनिधियों का सुनते नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अधिकारी सुनते हैं बराबर और करते भी हैं। लगभग 140 करोड़ के विकास कार्य नगर निगम बनने के पश्चात वहां हो चुके हैं और लगातार कार्य जारी है। स्थानीय विधायक हैं ताम्रध्वज, उनका आशीर्वाद कैसे रिसाली को मिल रहा है और पार्षदों को मिल रहा है, जिससे विकास कार्य तेजी से आ सके? आज रिसाली नगर निगम जो अस्तित्व में आया, सिर्फ आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के इच्छा के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही वो धरातल पे उतरा। उसके लिए हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हैं और साथ में जितने भी विकास कार्य आज आप देख रहे हैं, लगभग 150 करोड़ के, हमारे आदरणीय विधायक, क्षेत्र के लाडले विधायक एवं सहज सरल प्रवृत्ति के ताम्रध्वज साहू जी के कारण ही यह संभव हो पाया है और निरंतर विकास कार्य प्रगति पर है। पहले भी पार्षद थे, ऐसा क्या काम करवाया जो जनता, लगता है कि जनता देखती है कि यार जबरदस्त ये पार्षद ने अच्छा काम कराया है? क्या बड़े बड़े काम हुए हैं आपके वार्ड में, क्योंकि ये दूसरा टर्न है आपका? तीसरा। हाँ, हमारे वार्ड में भिलाई नगर निगम जब था तो तब हम लोगों ने मरोदा सेक्टर में बहुत आकर्षक एक उद्यान
2016 में स्वामी आत्मानंद उद्यान एवं खेल परिसर बनाया था, स्थापित किया था। और साथ ही अभी मरोदा में जिले का सर्वप्रथम टर्फ वाला फुटबॉल कोर्ट फ्लड लाइट युक्त निर्माणाधीन है, जो बहुत जल्द ही लोकार्पित किया जाएगा। और क्या बनाना चाह रहे हैं जो वार्ड में, और कुछ ऐसा छूट रहा है, दिख रहा है जो करना चाह रहे थे कि ये चीज होना चाहिए जो नहीं हो पाया है अभी तक? हमारा क्षेत्र टाउनशिप प्रशासित क्षेत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। वहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश तो नहीं होती है, बस वहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र के मानकों के अनुरूप उनके एनओसी के पश्चात ही कार्य किए जा सकते हैं और लगभग सुविधाएं वहाँ मौजूद है। खेलकूद की सुविधा, उद्यान की व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था, यही सब मुख्य है हमारे क्षेत्र में। और रिसाली बहुत बृहद क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार की अवस्थाएं मौजूद हैं, जैसे कि वहाँ स्लम भी है, कॉलोनी भी है, टाउनशिप के क्वार्टर्स भी हैं, कुछ तो एकदम ग्रामीण परिवेश के वार्ड है जैसे डुंडेरा। तो अलग अलग वो हैं, तो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से अलग अलग जरूरतें हैं, उनको देख के हम लोग निर्णय लेते हैं कि कहाँ क्या कराया जाना उचित होगा। शहर सरकार की 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या नंबर देंगे? अगर 1 से 10 के बीच का अगर विकास कार्यों को लेते हैं, 1 से 10 नंबर देने की बारी आएगी तो कितना नंबर देंगे शहर सरकार? रिसाली नगर निगम को तो 10 में 10 नंबर दिया जाना उचित होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतने अधिक कार्य वहां हुए प्रदेश सरकार के से कि 10 में 10 नंबर पूरे ही दिए जाएंगे उसको। रिसाली का अपना भवन कब हो जाएगा? रिसाली का अपना भवन कार्यालय भवन, रिसाली का वर्तमान में जो कार्यालय भवन है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के बिल्डिंग में संचालित है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो अनुपयोगी बिल्डिंग थी जिसको उपयोग के लायक बनाया गया निगम द्वारा, और हम लोगों का प्रयास है, मेरी जो सोच है कि वो उचित स्थल है उसे नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र से हस्तांतरित करवा लिया जाए। ये आपने सुना, रिसाली के सभापति थे जो हर विषय को लेकर बड़े ही गंभीर और सहज सरल तरीके से बताए, और लोगों से ये भी इनको से सीखना चाहिए कि कैसे राजनीतिक में आना है तो पहले कैसे जनसेवा करें, उसके बाद राजनीति में आए। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत, चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे खास बातचीत की है। मेरे साथ वार्ड 17 के पार्षद भोजराज सिन्हा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उन्हें प्रेरणा कहां से मिली कि नेता बनना चाहिए। कोई ना कोई हर व्यक्ति का एक आइकॉन होता है जिसको देखकर सीखता है कि मैं भी नेता बनूंगा और जन सेवा करूंगा। सर, सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत है, और बताएंगे कि किस तरह आप नेतागिरी में आए, किसको देखकर आए? निश्चित रमेश जी, मैं जब पहला चुनाव नगर निगम का हुआ उस समय में मैं यही कोई 20 साल का रहा हूं, तो एक भावना आई कि हम लोग जब चुनाव के लिए काम करते थे अपने नेता के लिए, अपने पार्षद के लिए, तो एक मन में भाव ज्यादा कि नहीं, चुनाव मुझे भी लड़ना है, जन सहयोग मुझे भी करना है, और ये भाव मेरे अंदर में 2005 में आया और मैं नगर निगम का चुनाव समय लड़ा। तो किस तरह का पहला तो जो चुनाव था उसका अनुभव कैसा रहा, पहला चुनाव का? रमेश जी, मैं उस समय में लगभग 325 वोट से 2005 वाला चुनाव हार गया था, लेकिन एक भाव था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। फिर मैं निरंतर पूरे 5 साल तक मैं अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाकर रहा। लोगों की घर के सामने की लाइट जब बंद हो जाती थी तो मैं वहां जाता था और निगम में फोन लगा के बोलता था कि भैया यहाँ की लाइट बना देना। तो लोगों को लगने लगा कि वहां उनका काम करता हूँ। किसी की बोरिंग बंद हो जाती थी तो बोरिंग बनवा देता था, स्ट्रीट लाइट लगवा देता था। कोई बोलता था देख बेटा हमारे यहाँ की नाली साफ हुई तो नाली साफ करा देता था। तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हर एक कार्यक्रम में उनसे जुड़ते रहा, और पूरे 5 साल 1825 दिन बिना पार्षद के मैंने जनसहयोग का काम किया। उसके बाद 2010-11 में हमारे यहाँ श्रीमती जी
जब यहाँ से चुनाव लड़ी, वो भी निर्दलीय चुनाव जीती, तो उनके साथ में फिर मुझे काम करने का मौका मिला और 2015 में फिर मैं पार्षद के तौर पे फिर मैं चुना गया। एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि औरतें, जब आदमी नेतागिरी करने निकलता है तो औरतें बड़ा सपोर्ट नहीं करती। स्टार्टिंग दौर ऐसा रहता है कि आप पूरा समय तो आप नेतागिरी में दे रहे हैं और घर परिवार को समय नहीं दे रहे, तो कभी नाराजगी ऐसी हुई क्या कि आप पूरा समय दे रहे हैं, हमको तो दे ही नहीं रहे हो, ना बच्चों को दे रहे हैं? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी मिसेज भी पार्षद रह चुकी है और वो जानती है कि पार्षद का दायित्व क्या होता है। सवेरे जमींदार की सीटी बजती है, काम हम लोग चालू कर देते हैं और रात को जब तक ना की सीटी बजना चालू ना हो जाए तब तक सोते नहीं है। कई रात तो ऐसी हो जाती है कि हम लोग हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। तो श्रीमती जी को भी मालूम है क्योंकि वो पार्षद रह चुकी है, इसलिए उनका सहयोग मुझे बहुत मिलता है। सर ये बताएंगे, चुनाव आप लड़े, जोन अध्यक्ष भी बने, तो किस नेता का ज्यादा इसने आपको मिला जिसके कारण इतने बड़ा दायित्व आपको मिला? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कमल का फूल मेरा नेता है। कमल का फूल मेरा नेता है और उस कमल के फूल के तहत मैं वैशाली नगर के माननीय पूर्व महापौर और वर्तमान के विधायक आदरणीय श्री विद्या रतन भसीन जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, क्षेत्र के विकास में मिला और आज भी वो मेरे लिए आदर्श हैं। अभी भाजपा जो पार्षद हैं बहुत कम जीत कर आए। एक ऐसा देखने को मिलता है नगर निगम में जब जाओ तो भाजपा के पार्षद एका नहीं दिखते, अपनी बातें नहीं रख पाते, जिसका लाभ सत्ता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सभी पार्षद एक हैं, पार्षद सभी एक हैं और तभी आज पार्षद एक होने के बाद आज नगर निगम की शहर सरकार को अपने लिए संकल्प को आपस लेना पड़ रहा है। जिस संकल्प को लिया जा रहा है सदन पूर्ण बहुमत से पास करती है और उसी संकल्प को बाद में आपस लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की कम संख्या में जरूर है, लेकिन एकमत है, उसी का परिणाम है कि आज इनको अपने सामने झुकना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक साथ किसके नेतृत्व में चले। आखिर नेता प्रतिपक्ष हम किसको माने? क्यों अभी तक देरी हो रही है? साल भर हो गए आप लोगों को बनी, लेकिन क्यों देरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? देखिए रमेश जी, ये मामला भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं का है, हमारे आला अधिकारी नेताओं का है और नेता प्रतिपक्ष की ऐसी कोई ये नहीं है। जब भी उनका आदेश होगा, लेकिन आज पूरे जितने भी पार्षद हम 24 पार्षद हैं अपने आप में प्रतिपक्ष के तौर की भूमिका निभाते हैं और सदन में एक विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा करके शहर हित में लोगों को जागरूक करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर गलत रहा तो हम हाईकोर्ट से आदेश लेकर के उनको उसकी भूमिका पूर्ण करते हैं। वार्ड में जो विकास की बात करें तो क्या क्या अभी तक काम कराए हैं? जनता कितनी संतुष्ट है? एक साल के आपके कार्यकाल को अगर देखें तो क्या काम कराए और जनता कितनी संतुष्ट दिखती है आपके कामों से? ये एक साल के कार्यकाल में नगर निगम अपने माली हालत से बहुत जूझ रहा है। समस्याएं बहुत है, लेकिन उन समस्याओं का हल प्रस्ताव बनाने के बावजूद नगर निगम की स्थिति नहीं है कि पैसा उसमें दे। और इस साल भर के इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी जो जरूरत की चीजें हैं उनके हिसाब से लोगों की मांग के अनुसार उस कार्य को कराया जा रहा है। लगभग 20-25 लाख 30 लाख रुपए का काम मैंने अभी तक करवाया है और मूलभूत के तहत आज नगर निगम में जो हम लोग काम कर रहे हैं, निगम की माली हालत है, किसको दोषी ठहरा है ये समझ से परे है। बस देखें कब इस नगर निगम की माली हालत ठीक होती है। आप लोग तो पहला भी कार्यकाल देखें, तो आखिर ऐसा क्या स्थिति गड़बड़ हुई? क्या कारण मानते हैं कि इसकी माली हालत खराब हो गई नगर निगम की? नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नगर निगम भिलाई नगर निगम है जिसमें कभी पैसों की कमी नहीं आती और ना ही कभी आएगी। किंतु जिस गवर्नेंस है या क्या है ये हमारे अधिकारी अच्छे से बताएंगे। हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, शहर सरकार के सदस्य हैं और शहर सरकार कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रही है। अधिकारी पैसे का यूज कैसे कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, वो जिम्मेदार वो है। और आज नगर को जो इस माली हालत में लाए हैं, आज नगर निगम के 3-3 महीने का कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ, प्लेसमेंट के कर्मचारियों का नहीं हुआ पेमेंट। तो नगर निगम की स्थिति बहुत पुअर है और इसकी पूरी जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं। शुरू से अपन देख रहे हैं 2000 के समय से, जब से नगर निगम बना, नगर निगम में कोई भी ऐसी जांच कमेटी बनी, लेकिन आज तक जांच कमेटियां
कभी भी अपनी जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, किसी को दोषी तक करार नहीं किया गया। अभी भी एक 2 मौत के मामले में महापौर ने बनाया, समिति बनाया, जांच कमेटी बनाई, लेकिन आज तक मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जांच कमेटी अपना जांच सौंपी नहीं है। तो ये क्या खाली उस समय के माहौल को शांत करने के लिए जो पहले भी पूर्ववर्ती महापौर थे और वर्तमान महापौर, एक क्या लीपापोती लगता है क्या कि खाली कमेटी बना के उस समय माहौल को शांत कर दिया जाए, उसके बाद फिर कमेटी ठंडे बस्ते में डाल दो, कमेटी के जो भी जांच होती है, क्या लगता है? देखिए, ये जो जांच समिति बनाई गई थी डेंगू के डायरिया पे, इसमें जो दोषी है उन्हीं को दोषी जांच अधिकारी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग गंदगी की वजह से जो पाइपलाइन बिछी हुई है, उस अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया। पीएचई पानी अमृत मिशन के जो अधिकारी हैं, जो पानी का करते हैं, वो जांच अधिकारी हैं। और दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि शहर का मंत्री स्वयं दोषी है, जल मंत्री, वो जांच अधिकारी है। जो जांच करता, जांच जिस केस में जो अपराधी है उसी को जांच का अधिकारी बना देंगे, तो ऐसी जांच रिपोर्ट आज क्या भविष्य में भी नहीं आएगी कभी। क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में आप शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षद, सभी पार्षद नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी लायक समझेगी, आशीर्वाद देगा, वो हम सदन का नेता प्रतिपक्ष होगा। वार्ड में और क्या ऐसा काम कराना चाहते हैं जो एक बड़ा आइकॉन बने, जिसको देखकर अन्य पार्षद भी बोले कि नहीं, इस वार्ड में जैसा काम हुआ है हम और भी बनाएं? इस तरह का कोई ऐसा एक सपना है क्या वार्ड को? आपको मैं बता देना हूँ कि कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी का जब मैं पार्षद था, उस समय में पूरे भिलाई नगर निगम को एक मॉडल वार्ड के तौर पे माना गया था कि बस्ती क्षेत्र में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने का काम अगर किसी ने पूरे शहर में अगर पहली बार चालू किया था तो मैं भोजराज भोजू ने किया था। आज बाराद्वारी की नालियों को जाके देख लीजिए, टोटल ड्रेन मुक्त है, सीवरेज सिस्टम हमने कर दिया है। आज 22 करोड़ रुपए का मैंने काम किया है, बिना पक्ष के, बिना भेदभाव के। नगर पालिका निगम का दायित्व जो भी होता है, निगम को हानि ना हो और लोगों के हित में काम किया है। उस नाते से शहर को, जिस क्षेत्र का मैं पार्षद हूं, उस क्षेत्र में अभी कुछ नया बेल्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरा एक सपना है कि मैं वार्ड के पूरे नालियों को सीवरेज सिस्टम बना करके नाली मुक्त करने का एक पहला प्रोग्राम है। दूसरी बात कि कहीं पे भी कचरा डालने का ट्रेसिंग पॉइंट नहीं है। ऐसी स्थिति में कि किसी एक सुरक्षित जगह में जो पूरे शहर वार्ड का कचरा, ऐसे भी मेरे वार्ड में कहीं पे ट्रेसिंग ग्राउंड आपको दिखेगा नहीं, एक आध 2 जगह जहां डालते हैं, वहां पे मैं डेली कंटिन्यू उठाता हूं। एक ऐसी जगह है जहां उसको रखेंगे। और मैं भोजराज सुबह 5:30-6 बजे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कर्मचारी कहाँ कर रहे, क्या काम कर रहे हैं, और मैंने उनको काम बांट के रखा है ताकि कल को किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिससे मैं और मेरा शहर सरकार और मेरे लोग बदनाम हो। अंतिम सवाल ये है, शहर सरकार का 1 साल पूरा हो गया, उसको कितना नंबर देंगे आप? 1 से अगर 10 की नंबर देने की बात आई तो शहर सरकार के कामकाज को कितना नंबर देंगे? शहर सरकार की बात करेंगे तो शहर सरकार के काम को मैं 0 अंक दूंगा। शहर सरकार कहीं पे भी नहीं है। शहर में डायरिया से मौत हो रही है, शहर कंगाली की ओर है, और शहर के महापौर कान्हा किसलिए इसमें हम 2 जंगल के 2 शेर का गाना गाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। आज शहर बदहाली की ओर है, आज शहर कंगाली की ओर है। इसकी पूरे जिम्मेदार शहर की सरकार है। ये आपने सुना, भोजराज सिन्हा है, वार्ड पार्षद हैं, उनके राजनीतिक नेता नामा को हमने आप लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह हम अन्य वार्ड के पार्षदों से आप लोग को रूबरू कराते रहेंगे, उनके जीवन के पहलू को आप लोगों तक बताते रहेंगे। प्रभात टीवी निवासी पंडित अखिलेश धर द्विवेदी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्सीपार में करने के बाद संस्कृत महाविद्यालय रायपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में अतिथि व्याख्याता के रूप में उसी कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई फिर संस्कृत को चुनना जैसे कई विषयों को लेकर प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे बातचीत की। देखे यह चर्चा। अखिलेश धर द्विवेदी जी हैं जो संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में व्याख्याता के पद पर हैं, अतिथि व्याख्याता बनाए गए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि सर, अभी तक देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है, कोई गणित विषय लेता है, कोई अन्य विषय को लेकर वकील इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप संस्कृत विषय को ही क्यों चुना? बिल्कुल श्रीमान जी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने किसी भी वक्तव्य को पूर्व करने से पहले
मैं क्योंकि संस्कृत का छात्र हूँ, इसलिए आपको संस्कृत में पहले एक श्लोक सुनाऊं, इसके बाद ही किसी चीज़ का आरंभ करूँगा। भगवान की वंदना संस्कृत के विद्यार्थी के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरशौरभसमा ऋतजोगचेत्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सनमानिशालपरिपीतपरागपुञ्जम्। तो संस्कृत में रुचि की जहां तक बात है, तो पहले मैं पूर्व अपना परिचय दे दूं कि मम नाम अखिलेश धर द्विवेदी। अहम किंचित समय पूर्वं शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रायपुरेण आचार्य पदवीं प्राप्तं कृतवान्, तथा च पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालयस्य प्राच्य संस्कृत संकाये प्रावीण्य सूच्याभ्यन्तरे चतुर्थ स्थानं तथा च ज्योतिष विभागे प्रथम स्थानं प्राप्तं कृतवान्, तथा च तत्रैव अतिथिरूपेण अभ्यासकीय शिक्षक रूपेण अध्यापनं करोमि। अग्रे अहम हिंदी भाषायां वक्तव्यं ददामि। जैसा कि श्रीमान जी ने कहा, आपने कहा कि संस्कृत के विषय में आपकी रुचि आज के इस मॉडर्न परिवेश में संस्कृत के विषय में रुचि कैसे हुई। तो इसका सर्वप्रथम यदि मैं धन्यवाद किसी को दूंगा तो मेरे पिताजी हैं, आदरणीय पंडित श्री ज्ञान प्रकाश धर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने बड़े बाल्यकाल से ही, बाल्य अवस्था में ही, किशोरावस्था में ही मेरी संस्कृत के प्रति जो ये रुचि है, जो रुझान है, इसको पहचाना। बाल्यकाल से, बड़ी छोटी अवस्था से ही मैं संस्कृत के प्रति रुझान तो रखता था, पर मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम का छात्र रहा हूँ 12वीं पर्यंत। तो कभी इस मॉडर्न परिवेश में, मॉडर्न सभ्यता में पढ़ा बढ़ा, तो कभी मेरे मन में यह भाव नहीं आया कि संस्कृत में आगे पढ़ना है। मुझे हमेशा से यही था कि इंग्लिश में ही कुछ करना है, सीए करना है, सीएस करना है, तो आदि आदि। पर पिताजी को कहीं ना कहीं इस बात का बोध हो गया था कि ये बच्चा बना है केवल संस्कृत के लिए, तो ये जो भी करेगा संस्कृत में ही करेगा। बड़ी छोटी ही अवस्था में, जब मुझे कुछ बोध भी नहीं था, 12-13 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुझे कर्मकांड की ओर आकर्षित किया, संस्कृत के प्रति मेरी रुचि को लगाया, मंत्र सिखाए, श्लोक सिखाने लगे, अन्य ऐसे विषयों को उन्होंने बताया। अब धीरे धीरे मेरी पकड़ भी बड़ी जल्दी बनती गई। और फिर उन्होंने कहा, जब देखा मैं 12वीं पास कर गया, तो मैं कहा कि आप मुझे कॉमर्स का छात्र रहा तो सीए करूंगा, लेकिन कहा कि नहीं बेटा, अभी समझ नहीं रहे हो, लेकिन संस्कृत में चलो। और उनकी बात मानकर जहां तक मेरे मन में रुचि तो थी ही, तो मैं गया और संस्कृत महाविद्यालय वो मुझे ले गए। और वो स्वयं व्याकरण के आचार्य, मेरे घर में जितने भी पिताजी आदमी के जितने भाई हैं, सब व्याकरण के आचार्य रहे, 90 व्याकरण से लोग आचार्य किए हैं। तो उन्होंने कहा, चलिए आचार्य के आप संस्कृत में आचार्य करिए, व्याकरण पढ़िए, व्याकरण को समझिए। तो संयोग से, और मेरा दूसरा धन्यवाद रहेगा परम आदरणीय पूज्यपाद डॉक्टर श्री शिवेश्वर उपाध्याय, जो मेरे गुरु जी हैं, उनसे मेरी भेंट हुई। और कहीं ना कहीं गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर बालक को ले ही जाता है। तो उन्होंने भी मेरे अंदर संस्कृत को तो पहचाना ही, साथ में यह भी पहचाना कि ये जो मेरा बालक है, जो मेरा छात्र है, ये गणित के विषय को ही बहुत अच्छे से समझ सकता है, ज्योतिष के विषय को ही बहुत अच्छे से समझ सकता है। और उन्होंने कुछ परीक्षाएं भी ली, यदि
सीधा आपसे प्रश्न करूं या जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, दर्शक वृंद, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि आखिर संख्याएं कितनी होती हैं? ये प्रश्न था उनका। मैंने कहा संख्या तो अनगिनत होती है, असंख्य होती है, संख्या कितनी है? तो उन्होंने कहा आप गलत हैं। तो मैं कहा गुरुजी फिर क्या होगा? तो कहा संख्या तो 9 ही होती है, अब इसको आप बढ़ाते चलिए। मैं कहा बड़ी बात है हाँ गुरुजी। और इस प्रकार से उन्होंने गणित के कुछ फॉर्मूलाज को मुझसे पूछा, सूत्रों को पूछा, और ज्योतिष में वहां से ज्योतिष शास्त्र से मेरा परिचय हुआ, संस्कृत से मेरा परिचय हुआ, और मैं उत्तरोत्तर संस्कृत में विकास ही प्राप्त करता गया। प्राथमिक शिक्षा कैसे रही, कौन से सफलता। स्कूल में पढ़े, हाँ। कैसा मिला यहाँ पर शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा के लिए अब मैं तीसरा बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ, ये मेरे तहे दिल से ये धन्यवाद है पूज्यपाद आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती राधा पांडे जी को, जिनके स्कूल में श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की, और शुरू से ही, आरंभ से ही आदरणीय प्राचार्य महोदया विद्या के प्रति बहुत कर्मनिष्ठ रहे। और भले ही वो अंग्रेजी इस मॉडर्न स्कूल को चलाती हो, मॉडर्न परिवेश में ये स्कूल चलता हो, इंग्लिश में सीख मिलती हो, सिखाया जाता हो, लेकिन कभी भी महोदया ने संस्कृत और संस्कृति के प्रति कभी बच्चों पर कमी नहीं बरती। सदैव संस्कृत भी सिखाया और संस्कृति का आज भी वो ज्ञान देते रहती है। सदैव मानव जीवन में ज्योतिष विज्ञान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। आज मैं क्लियर करूं, ज्योतिष शब्द ही ज्योति शब्द से बना है। ज्योति शब्द से, ज्योति ही का अर्थ होता है चक्षु, जिससे हम देख पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में वही विज्ञान है जो हम आंखों से अपने देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, जहां पर चंद्र और अर्क सूर्य जहां जिस शास्त्र के साक्षी हैं, वही वास्तव में ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, तो मैं इसे कहूं कि जो आज समाज में गणित आया हुआ है, जो खगोल आया हुआ है, जो भूगोल आया हुआ है, यह सब वास्तव में यदि देन है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र की ही है। जहाँ पढ़ाई किए वहीं व्याख्याता बन गए, कैसा लगता है? बहुत अद्भुत लगता है। और मैं इसका तो अकथनीय, अनिर्वचनीय है ये शब्द, ये इसका कथन, इसके कहने के लिए, मेरे भाव को प्रकट करने के लिए गुरु जी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे याद किया। मैं तो मार्कशीट लेने गया था, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने नियुक्ति के लिए या किसी चीज के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया। मैं तो अब आचार्य की अंक सूची को लेने गया। गुरु जी ने कहा कि अब उनका भी रिटायरमेंट पास आ चुका है, तो आप ये संभालो इस कक्षा को, क्योंकि व्याख्याता की नियुक्ति तो निकलेगी ही, तो इस कक्ष को संभालने का कार्यभार तुमको सौंपा जाता है। तब तक अभी जो मैं हूं, अभी अभ्यासकीय रूप में हूं, अभ्यास में हूं। आने वाले वर्षों में वो कोर्स से नियुक्ति होगी। अभी महाविद्यालय की ओर से मैं कॉलेज में हूँ। अभी युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे जो अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रही है? उनको लगता है कि अंग्रेजी ही पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत कुछ संदेश देना चाहूंगा। देखिए, मैं कहा ना, अंग्रेजी से संस्कृतिहीन हो जाता है व्यक्ति। बहुत लोग संस्कृत पढ़े, बहुत लोग अंग्रेजी पढ़ गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन संस्कृति से हीन होने के कारण बाद में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं मैं कहूं, अगर ज्योतिष की बात हो रही है, ज्योतिष को लोग केवल फलित के रूप में जानते हैं, केवल कुंडली तक, हाथ तक ज्योतिष सीमित है, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं ये सीधी सीधी बात बताऊं, पूरे ज्योतिष विज्ञान में 100% ज्योतिष विज्ञान में केवल यह 6.5% है कुंडली। इसी को मैं क्योंकि समाज में सबसे सर्व प्रचलित है, तो इसको ही मैं आधार बनाकर आपके प्रश्न का उत्तर दूं।
कन्या के लिए विवाह, देखिएगा, विवाह केवल कन्या का होता है, वर का नहीं होता है। विवाह का अर्थ है वहन करना, विशिष्ट रूप से किसी धर्म का वहन करना ही विवाह है, और वहन करने की क्रिया विवाहोपरांत कन्या ही करती है। और ये जो विवाह का धर्म का निर्वहन का जो संकल्प है सप्तपदी के रूप में, उसमें देखिएगा सर्वप्रथम कन्या कहती है अपने संकल्प में कि लब्धोसी तुम मया भरतः पुण्यश्च विविधैकतैः। हे मेरे होने वाले पतिदेव, मैंने बहुत से पुण्य किए, उसके बाद मैंने आपको प्राप्त किया, और आप बड़े सौम्य रहिएगा जीवन में। लेकिन ये बड़ी समस्या है, आपने कहा ना, अंग्रेजी के परिवेश में आने के बाद बच्चे, आज के बच्चे धर्म से च्युत हो जाते हैं, धर्म से रहित हैं। तो उन्होंने कभी पुण्य नहीं किया, उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उन्होंने पति को प्राप्त करने के लिए धर्म केवल फूल फेंकना, अगरबत्ती दिखाना ही नहीं है, कन्या धर्म का पालन करना। आगे मैं गृहिणी बनूंगी तो घर को कैसे संभालूंगी, ये माता से ज्ञान कभी नहीं लिया, पिता से कभी ज्ञान नहीं लिया कि जाकर कैसे परिवार को सुखी किया जाता है, कभी ज्ञान नहीं लिया, इससे रहित हैं। और पहला ही संकल्प देती हैं विवाह के मंडप में कि हे स्वामी, मैंने बहुत पुण्य किया, धर्म किया तो आपको प्राप्त किया। अब देखिएगा इस पुण्य से रहित है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न परिवेश के कारण उन्होंने संस्कृत नहीं जाना, इसलिए संस्कृति से विहीन होने के कारण वो रहित रही संस्कृति से, और पहला ही अपने पति को संकल्प दिया कि मैं धर्म से खूब परिपूर्ण हूं, आप बहुत धन किया और अब आगे का निर्वहन करूंगी। देखिए, सबसे पहले समाज के सामने, ब्राह्मण के सामने ध्रुव तारा, अग्नि को, सूर्य को साक्षी मानकर सबसे पहला विवाह का जो संकल्प है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति से रहित है वो बालिका, मॉडर्न परिवेश के कारण। और इस कारण से आगे विवाह जो होता है, जो विवाह का जीवन है आगे पति पत्नी का, वो साल भर भी आजकल नहीं टिकता और लोग कुंडली लेकर आ जाते हैं। सबसे बड़ा दोष है मॉडर्न, केवल ऐसा नहीं है, संस्कृति ही पढ़िए। ये तो कई धर्मों में महाराज एक बात रहती है कि कई धर्म के लोग तो कुंडलियां नहीं देखती, फिर उनका जीवन कैसा चलता है? हाँ, बड़ा अच्छा है। धर्म, देखिएगा प्रश्न है आपका, कई धर्म है महाराज जिसमें कुंडलियां नहीं होती। सबसे बड़ी तो भ्रांति यही है। मैं कहा ना, धर्म पूजा पाठ करना, किसी मूर्ति को दिखाकर धर्म बताना, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। धर्म धारणा धर्म इत्याहुः। जिस कर्तव्य को व्यक्ति को निष्ठा पूर्वक धारण कर नियम पूर्वक जिस कर्तव्य का पालन करना पड़े, वही धर्म होता है। एक विद्यार्थी का धर्म है, उसे विद्यार्थी को पूजा करने की, रोज अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को नमस्कार ही करे, लेकिन निष्ठा पूर्वक यदि वो अपनी विद्या का अध्ययन करता है, नियम पूर्वक यदि अपनी विद्या का अध्ययन करता है, तो वही उसका धर्म है। यही सनातन धर्मी होने के कारण जो वेद ने कहा, वेद के नियमों का पालन करना, सनातन, जिसको आज अपभ्रंशित होकर जो आज हिंदू धर्म बन रखा है, तो वही हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो वेद में कही हुई बातें सनातन धर्म के अनुयायियों को मानना, ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक नियम के अनुसार पालन करना ही धर्म है। धर्म किसी पंथ, ये जो आप कह रहे हैं वो पंथ है, पंथ से इसका कोई संबंध नहीं। मेरे साथ स्कूल की प्राचार्य राधा चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पे पढ़ा एक छात्र जो अब संस्कृत का व्याख्याता हो गया है, वहीं पे पढ़ाई किया और वहीं पे अब नौकरी कर रहे हैं। तो मैडम ये बताएंगे कि यहीं पे जो अखिलेश है, पढ़ाई किया और अभी व्याख्याता बन गया संस्कृत का, तो कैसा लगता है, कैसा था उसका पूरे बचपन का पढ़ाई लिखाई कैसा था? जी, अखिलेश जब हमारे स्कूल में आया तो साधारण बच्चा ही था, लेकिन हम लोग ने काफी मेहनत किया और बच्चे की भी लगन धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्लास में जब पढ़ाई होती थी तो बड़े ध्यान से वो अपनी पढ़ाई करता था, या जो कुछ पूछना होता था शिक्षक से पूछता था।
कभी कभार मैं भी क्लास में चली जाती थी तो मुझसे भी पूछता था। तो इस तरह धीरे धीरे उसमें काफी चेंजेस आए, वो बच्चा धीरे धीरे काफी ग्रोथ किया और बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो कभी भी अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा सजग रहता था, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, पढ़ाई में जो कुछ भी अगर उसने बताया जाता था उसको पूरा वर्क करना है। एग्जाम में भी उनके नंबर धीरे धीरे अच्छे आने लगे। इस तरह से वो बच्चा शुरू से काफी अच्छा था। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो संस्कृत को चुना, कैसा? हाँ, आपका कहना सही है। हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती कि हम बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट्स टोटल हम अच्छी पढ़ाई दें, ताकि बच्चे का बेस अच्छा होगा तो किसी भी फील्ड में जा सकता है। क्योंकि बच्चे का करियर तो 12th के बाद ही शुरू होता है। सोचते हैं हम कुछ और करने को, लेकिन हमारे रास्ते किसी और जाते हैं। तो इस तरह हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक है पूरी तरह ध्यान देते हैं और मैं स्वयं भी ध्यान देती हूँ कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हर सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए। और कोई बच्चा है जो इस टाइप का आगे बढ़ा है? हाँ, हमारे यहाँ से काफी बच्चों ने, एक तो अखिलेश है जो अभी ज्योतिषी की ओर बढ़ गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ, उनके पालक को बधाई देती हूँ जिन्होंने काफी मेहनत से अपने बच्चे को इस मुकाम में पहुंचाया है। उसी तरह हमारे विद्यालय से एयरफोर्स में हुआ है नवीन कुमार पांडे जो अभी ड्यूटी पे है। उसी प्रकार अभी वर्तमान में श्रेष्ठ यादव का हुआ है जो 12th क्लास का छात्र है। तो इस तरह हमारे यहाँ के बच्चे काफी अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। और बच्चे इनको देख के प्रेरणा लें, ऐसा क्या कहना चाहेंगी बाकी बच्चों से? देखिए, मेरे कहने का मतलब विद्यालय तो अपनी मेहनत पूरी करता है, पालक भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। अब सवाल यह है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल में उसको घर में ध्यान से पढ़े, और क्लास में जब भी शिक्षक पढ़ाए तो पूरा फोकस उनका उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि हम इधर उधर बात करें। इन सब में नहीं होना चाहिए। क्लास में अगर टीचर आते हैं तो बच्चे पूरे अटेंशन होकर अपने शिक्षक की पूरी बात सुने। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं मानती हूँ कि अगर बच्चे क्लास की पढ़ाई को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। कैसा वातावरण देते हैं बच्चों को, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल सके, कैसा? देखिए, हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए जो हमारे यहाँ टेस्ट होते रहते हैं उसमें जो बच्चे कम नंबर पा रहे हैं तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और हम लोग खुद भी जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से निकाल करके उनको पढ़वाते हैं, जैसा 10th हो गया, 12th हो गया, ताकि वो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सके। इस तरह से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि बच्चों में बचपना होता है। 9th क्लास में वो सोचते हैं बस हमें पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे उनका सामने 10th पास होते होते करियर आ जाता है। जब वो संभालने करते तब तक बहुत आगे चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जब 10th में ही आए शुरू से पढ़ाई उनकी होनी चाहिए, लेकिन 9th आने के बाद काफी अलर्ट होके उनको समझा करके और पढ़ाई को बहुत अलर्ट करते ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर लाए। इस तरह से गार्जियनों का भी और आप सबका भी बहुत सहयोग रहता है, जिससे हमारे बच्चों को भी हम लोग फोकस कर पाते हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपका मैं बहुत धन्यवाद दूंगी प्रभात टीवी का, क्योंकि आप भी हमारे बच्चे के लिए इतना अच्छा सा इंटरव्यू लिया आपने हमारे विद्यालय में आकर के। श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये आपने सुना, संस्कृत को लेकर एक अच्छा ज्ञानवर्धक जानकारियां भी दी और ये बताना चाह रहे थे कि आप कुछ भी पढ़ाई करें लेकिन अपनी जो मातृ संस्कृति है उसका भी ख्याल रखें, उसकी भी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। मैं प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत। राजनांदगांव की 6 बहनें जो गीत संगीत के माध्यम से राम नाम का प्रचार कर रही हैं, धनोरा में आयोजित मानस गान प्रतियोगिता में वह पहुंची थी। प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे कई पहलुओं पर खास चर्चा की। देखिए यह चर्चा। मेरे साथ राजनांदगांव से आई हुई 5 बहनें हैं जो रामायण को गाती हैं। आखिर ये रामायण गाने का कैसे सूझा, इसी सब विषय को लेकर हम बात करेंगे। तो पहले तो ये बताएंगे आप लोग आए कहां से? हम लोग कांकेतरा राजनांदगांव से हैं। गांव हम लोगों का कांकेतरा है। रियल में हम लोग 6 सिस्टर हैं
और एक भाई है साथ में हम लोगों का। कैसे सूझा कि रामायण गाना चाहिए, और भी पूरी बहनों को ही कैसे सूझा? ये बात तो मम्मी और पापा जी सोचे हैं। पापा जी के दिमाग में सबसे पहले आए कि 6 लड़कियां हैं तो उसको देख रेख कैसे करना चाहिए। बाकी लोग भी सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बोले, लेकिन पापा का सोच था कि धार्मिक ही प्रोग्राम से जोड़ करके रखेंगे बेटियों को करके। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत अच्छा था पहले भी। क्या भक्ति टाइप के माहौल थे, क्या थे? हाँ, भक्ति टाइप माहौल ही थी। तो पिताजी को लगा कि रामायण ही, कि और कुछ ऐसा गीत संगीत दूसरे गाने में रुचि है क्या? हाँ है ना, रामायण का भजन करते हैं हम लोग। और पापा जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते थे चनैनी गोला में, तो उसमें वो पापा जी करते थे, तबला बजाते थे। तो कोई छत्तीसगढ़ी गाना जो आप लोग को इंटरेस्ट हो, लेकिन पिताजी बोल रहे होंगे कि नहीं यही रामायण ही करना, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, बस रामायण ही करना रहता है। उसमें जो भी भजन हो, जैसे कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, उसमें सबसे अच्छा गाओ। लेकिन संस्कृत वो छत्तीसगढ़ी हम लोग नहीं गाते, बस भजन करते हैं। कैसे लगा कि ये गाना चाहिए? अच्छा लगा गाना चाहिए करके, और कार्यक्रम देने से भी अच्छा लगता है अपने को। क्या होता है, बार बार पिताजी तो बोल दिए कि करना है एक ही साथ, तो एक ही का मन कैसे बना कि नहीं मैं भी गाऊंगी, ऐसा कैसे दिमाग में आया? ये तो पापा के ही दिमाग में, उनके सर मतलब दादाजी कुमारलाल साव जी का कहना था कि बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। अगर कच्चे मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा बना लेंगे तो बच्चे अभी छोटे छोटे, हम लोग, ये बहन तो सबसे छोटी थी, आंगनबाड़ी में ही जाती थी, आंगनबाड़ी में भी नहीं जाती थी पढ़ाई करने। हम लोग बचपन से सीखे, तो पापा जी के दिमाग में आया कि इनको ये बजाना सिखा देता हूँ। तो उस टाइम तो हमारे दिमाग में नहीं था, इंटरेस्ट लेते थे गाने बजाने में, तो उसी बहाना हम लोग सीख गए। क्या क्या बजाते हो आप? अभी 5 ही बहन है। ये बहन 2nd नंबर की है और ये बेंजो बजाती हैं। ये 3rd नंबर की है, तबला बजाती है, ढोल बजाती है। और ये 4थे नंबर की है, बांसुरी शहनाई बजाती है। सबसे छोटी बहन ऑर्गन गायन करती है। मैं सबसे बड़ी बहन गायन करती हूँ, व्याख्या और ऑर्गन। और 5वां नंबर की बहन ऑक्टोपैड बजाती हैं। और भाई भी गायन, मतलब वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा तबला बजा लेते हैं, ऑक्टोपैड भी। और ये सब चीज को हमको सिखाए हैं पापा जी, हाथ पकड़ करके बजाने गाने के लिए। तो सबको कैसे समझ आया कि मैं ये बजाऊं वो बजाऊं? उनके क्या रुचि के हिसाब से हुआ क्या? हाँ, पापा वो देख लिए, मूवमेंट देख लिए कि इनको ये चीज अच्छा लगेगा और ये बजा पाएंगे और ये गा पाएंगे। ऐसे कोई रामायण का दोहा? रामायण का दोहा बोलना है? रामायण का दोहा, कोई भी दोहा? हाँ, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। कोई गीत सुना दीजिए दर्शकों को। अच्छा। कलयुग के सब निंदा करथे, कही थे बात मुढ़ पे, जीवो शिव के मिलना संभव, कैसे हो ही मेल। तुलसीदास के दिया बार दिस, बिन बाते बिनते, रामचरित में तुलसी बाबा, देखो देखा दिस में, देखो देखा दिस में। तुलसी रामायण लिखे, जे सिया राम दिखे, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। ये भजन का रचना और संगीत हमारे पापा जी किए हुए हैं, श्रीमान भागवत। अभी का जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो अलग तरह के ट्रेंड में जा रहा है, अलग संगीत को महत्व दे रहा है। हाँ। आप लोग रामायण को महत्व दिए, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि वो किस दिशा में जाएं? आजकल तो कलयुग में लोग रामायण सुनना भी पसंद नहीं करते, ये बात तो सत्य है। लोगन एक बार नाचा देख लेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम देख लेंगे, लेकिन रामायण सुनना पसंद नहीं करेंगे कलयुग में। लेकिन रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारा जीवन का कल्याण भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है जीवन में, और पढ़ाई लिखाई करके ये नहीं कि हमको घमंड करना चाहिए। कॉलेज में भी हम जैसे कि पढ़ाई करने जाते थे और बोलते थे कि आज हम लोग रामायण में जा रहे हैं, तो कई लोगों का सोच ऐसा था कि छी तुमन का रामायण पढ़ थोड़ी, का संस्कारिक बना। लेकिन
स्कूल में और कॉलेज में हमको शिक्षा मिल सके, लेकिन ये रामायण ऐसा ग्रंथ है, रामायण तो हमें माता पिता ने सिखाए हैं कि रामायण करना चाहिए, और संस्कार सिर्फ हमें माता पिता से और घर से ही मिल सकते हैं, और रामायण से भी कि किससे कैसा बात करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। और आज कलयुग में ऐसा हो गया है कि मतलब हम आज टीवी सीरियल देख करके कुछ भी कपड़ा पहन करके कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा संस्कार हमको रामायण से मिलते हैं कि कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, किस टाइप के बात व्यवहार होना चाहिए दूसरों के साथ में, और जीवन का कल्याण सिर्फ रामचरितमानस। जो 6 बहनें हैं जो रामायण को गाती हैं, उनके पिताजी भी हैं। सर ये बताएंगे बच्चों की प्रतिभा कैसे दिखी कि ये रामायण की ओर लेके जाना चाहिए? हमारे जैसे स्वामी जी हैं, जैसे बचपन से मैं भी रामायण से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो स्वामी जी बोलते थे कि बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, उसको जिस तरह से मोड़ना चाहें, जैसा बनाना चाहें वो बना सकते हैं ऐसा करके। तो मैंने देखा कि इन लोगों में कैसे कैसे इन लोगों का विचारधारा है, उसके हिसाब से मैंने चयन किया। ये तबला बजाने के लायक है, ये गाना गाने के लायक है, व्याख्या करने के लायक है, ऐसा करके मैंने चयन किया उसको। कोई जिद नहीं किया कि नहीं मेरे को ये सब बजाना नहीं है, ये कहाँ मेरे को पचड़े में फंसा रहे हो, ऐसा टाइप का तो कुछ नहीं? छोटे छोटे थे इन लोग, छोटे छोटे थे इन लोग, कुछ नहीं बोले ऐसे। कि युवा पीढ़ी को एक संदेश देने की भी कोशिश है कि सब कुछ करें लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी बचाए रखें। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा के साथ मैं हूं रमेश भगत। उन्होंने इस प्रतियोगिता की शुरुआत को लेकर विस्तार से जानकारी प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत को दी। पेश है यह चर्चा। के सरपंच है, यहाँ पर रामायण प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। लगातार कई सालों से रामायण प्रतियोगिता होता है और इस रामायण को देखने के लिए दूर दूर गांव से लोग आते हैं। आइए बात करते हैं सर, कैसे सूझा कि रामायण करवाया जाए इस गांव में? आज से विगत 15 साल पहले हमारा एक संघ है, नवयुवक कल्याण संघ। इस बीच एक चर्चा हुआ, हमारे भाई चाचा थे बिरजू राम साहू जी, जो पिछले साल नहीं रहे, वो आज पंचवाड़ी भी थे। उनका एक विचार जमा, यानी वो एक अकेले का विचार फिर संघ में रखे उन लोग बात। तो हम लोग राम नाम जो लुप्त हो चुका था उसको उठाने के लिए हम लोग ने वाकई में एक दिमाग फंसा कि राम का जो नाम है वो मिटते जा रहा है। निश्चित ही राम के नाम को उठाने में एक कार्यक्रम कराना बहुत अति आवश्यक है। वो छोटे रूप में हम लोग चालू किए थे, जो आज सबकी कृपा से आज विशाल रूप ले चुका है। यह हमारे गांव का रामायण का कार्यक्रम है। कितनी मंडली आती है? पहले 30 मंडलियां बुलाते थे, तो समय के अभाव को देखते हुए हम लोग ने लगभग 2-3 वर्षों से मंडलियों में कटौती की है और 12 के करीब रखते हैं, क्योंकि रात अधिक हो जाती है। कहाँ कहाँ से मंडली आती है? ऐसे छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों से। इस साल तो कल जो हुआ शनिवार को सभी जगह के 12 मंडली 12 जिला से आई थी। मान के चल, महासमुंद, धमधा बोलते हैं, नांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बागबाहरा, कांकेर, ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों से चुनिंदा मंडलियां हमारे गांव में आती है। जो विजयी होते हैं, जो प्रतियोगिता के विजयी होते हैं, उनको किस तरह का पुरस्कार? देखिए, इस मामले में तो कहूंगा पुरस्कार महत्व नहीं रखता। कलाकार श्रद्धालु के लिए इनाम महत्व नहीं रखता, उसके लिए भीड़ का जो श्रोता है उसकी ताली की गड़गड़ाहट ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमारे गांव में इतना विशाल भीड़ रहता है, मात्र इसी से चक्कर में ही ना हमारे गांव में स्थान पाने के लिए दूर दूर से फोन आते हैं कि हमको भी स्थान दो। ये मूल्य है कि कलाकार का कला के प्रति समर्पण और जनता के प्रति उसका विश्वास ताली से मिलता है, उसमें वो कलाकार खुश होता है। इनाम का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा क्या इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कैसे आयोजन को मैनेज कैसे करते हैं? कहाँ से राशियां आती हैं, किस तरह का होता है? जी, ये तो कहूंगा कि सभी हमारे गांव अपितु अन्य जगहों से, जैसे मेरे दोस्ती आ रही है, उनसे भी मांगते हैं, जो देखते हैं बाहर से आते हैं। यहाँ दान का अथाह भंडार है, मान के चलिए। दान शुरू होता है जिस दिन से निर्णय होता है कि होगा, उस दिन से चालू होता है तो आखिरी तक। और आने वाले आगामी वर्ष के लिए भी यहाँ लाइन लगा रहता है कि हम इनाम देंगे। आज घोषणा होना चालू हो जाएगा कि अगले साल का ये इनाम मेरा, ये इतने राशि मेरे तरफ से दान, ये हर साल का रिकॉर्ड है। एक विशाल भंडारा भी हो रहा है, वो कैसे होता है, किस तरह से व्यवस्था होती है? इसमें
शुरुआत तो जैसे हर गांव में पार्टियों को खिलाते थे पहले, वैसे हम लोग भी खिलाते थे, लेकिन एक सोच आया, किसी के सोच में आता है वैसे मेरे में आया ये भंडारे का सोच कि भंडारा कराना चाहिए, क्योंकि घर में महिलाएं बर्तन भाड़ा कपड़ा वगैरह करते करते उनको 12-1-2 बज जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये घर के काम से बच के मात्र नहाए फ्रेश हो, यहाँ के राम भजन सुने और भोजनालय में खाना खाए, फिर वापस जाए, फिर अपना रामायण सुने। यानी हम अधिक से अधिक श्रोता हमारे रामायण को सुने और लाभ ले, तो उससे हमें भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। एक मान्यता है धनोरा की जितनी भी बेटियां बाहर शादी हो गए रहती है, आपके रिश्तेदार सब आते हैं, कैसा लगता है? ये एक हर गांव में एक ये रहता है कि मेरे बेटी या परिवार किसी एक ऐसा आयोजन हो जिसमें आए और गांव में एक ऐसा त्योहार टाइप में माहौल बने। बिल्कुल निश्चित ही इसमें सफलता मिलते जा रही और बहुत हद तक 80% तक हम लोग सफलता पा चुके हैं। हर घर की बेटी आती है, सगे बंधु बांधव आते हैं, मित्रगण आते हैं, इसी कारण ये विशाल रूप लेते जा रहा है। और आने वाला समय में ये भी है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा आयोजन लगभग दुर्ग जिले में, तो बाहर तो नहीं कह सकूंगा, सबसे बड़ा त्योहार कहलाएगा। मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हैं, आइए बात करते हैं कि सर कैसा लगता है ये इस तरह का आयोजन होने से। और बताएंगे सर कि कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रभात टीवी का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में विगत 14 वर्षों से आयोजन होते आ रहा है और सभी जगह आप देखेंगे कि नव युवक कल्याण संघ मतलब एक समिति बना रहता है जिसमें अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष रहता है। लेकिन हमारे गाँव में संघ तो है नव युवक कल्याण संघ, लेकिन इसमें न कोई अध्यक्ष है, न कोई सचिव है, न कोई उपाध्यक्ष है। पूरे ग्रामवासी इसके सदस्य हैं और सभी छोटे बड़े बुजुर्गों महिलाओं का सबका सपोर्ट रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए हम लोग जैसे बुजुर्ग हैं, निःशक्त जनों के लिए हम लोग यहाँ पर राम रथ का भी आयोजन पूरे किए व्यवस्था किए हैं, ताकि जो भी निःशक्त लोग जन हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अगर नहीं आ सकते तो इसको लाने का व्यवस्था के लिए हम लोग राम रथ का भी निःशुल्क व्यवस्था की। कैसे सोचा कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए? इस बीच में हमारे गांव का हमारे मित्र था, हमारे बिरजू साहू, जो विधायक चुनाव हुआ था, उस समय हम बैठे बैठे इस विचार को बनाया। जब हमारे बुजुर्ग लोग पहले क्या करते था, उस बीच में बंद हो गया। उसका जो विधायक चुनाव हुआ, जिसका विधायक, और इस बीच में हमारे 25-30 जन बैठे थे लोग। उस बीच में सबसे चर्चा हुआ कि एक बार हम लोग बुजुर्ग लोगों के जो काम कर रहे थे रामायण वाला, उसको हम लोग चालू किया। उसके बाद हम लोग को छोटा से लेकर बड़े तक सबका सहयोग मिला और हमारे कार्यक्रम में हमारे गांव का पंच, सरपंच और गांव का पटेल यही मिलकर जब रहते हैं, अन्यथा हमारे यहाँ कोई मंत्री और मंत्री नहीं आता है। ये आपने सुना, गांव के लोग बता रहे थे कैसे रामायण की शुरुआत हुई और आज ये विशाल रूप लेता जा रहा है और आगामी सालों में और यह विविध रूप में यही उनकी सोच है, यही उनकी प्लानिंग है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा मेरे सहयोगी के साथ मैं हूँ रमेश भगत।